हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और इस पर हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी विषयों पर वीडियो डालेंगे। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ जीएस, तो जीएस में आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। हिस्ट्री के बाद में ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर, सब प्रकार की वीडियो आपको इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। और साथ में दूसरे विषय जैसे मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की वीडियो भी इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगी और वो ज़बरदस्त होगी और आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के विषय में। देखिए, दिल्ली सल्तनत में कुछ वंश हुए हैं, जैसे गुलाम वंश हुआ ये, उसके बाद ये खिलजी वंश हुआ है, उसके बाद ये तुगलक वंश हुआ है, उसके बाद ये सैयद वंश है, फिर लोधी वंश है। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें सबसे पहले गुलाम वंश है, तो गुलाम वंश को पढ़ते हैं। देखिए, गुलाम वंश के नामकरण पर विवाद है और अलग अलग लोगों के मत है। जैसे गुलाम वंश लिखा हुआ है, तो गुलाम वंश को क्या गुलाम वंश कहना उचित है? देखिए, गुलाम वंश की अगर हम अवधि की बात करें तो यह अवधि है 1206 से लेकर 1290 तक की अवधि है। और ये करीब हो गए कितने साल? तो ये हो गए 84 साल। यानी गुलाम वंश के शासकों ने 84 साल शासन किया और उसमें करीब 11 शासक हुए हैं। लेकिन गुलाम वंश नाम देना इसलिए उचित नहीं होता क्योंकि उन 11 में से केवल 3 शासक ही गुलाम थे। जैसे हम बात करें तो भाई ऐबक जो था वो गुलाम था। ऐबक गुलाम था गोरी का गुलाम था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के बाद इल्तुतमिश हुआ, तो जो इल्तुतमिश था वो भी गुलाम था। इल्तुतमिश भी गुलाम था। वो गुलाम किसका था? वो ऐबक का था। और फिर उसी प्रकार से बलबन भी गुलाम हुआ। यानी हमने देखा कि ये 3 ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये तीनों गुलाम थे। बाकी 11 में से 3 ही तो गुलाम थे। अगर 11 में से 3 ही गुलाम हैं तो क्या इनको गुलाम कहना, इस वंश को गुलाम वंश नाम रखना क्या उचित है? ठीक, तो इसको जो है कुछ इतिहासकार इसको गुलाम वंश कहना उचित नहीं मानते। तो उसमें एक और मत है, जैसे कुछ प्रोफेसर, जैसे प्रोफेसर हबीबुल्ला। प्रोफेसर हबीबुल्ला प्रोफेसर हबीबुल्ला इस वंश को मामलूक वंश कहना अधिक उचित समझते हैं, क्योंकि मामलूक को देखते हैं, मामलूक क्या होता है। मामलूक अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है, इसका मीनिंग होता है गुलामी के बंधन से मुक्त दास। गुलामी के बंधन से मुक्त दास। क्योंकि जो ये सुल्तान हुए हैं जिनके हमने बात गुलामी की है, तो 11 में से 3 ही गुलाम हुए हैं। और वो गुलाम भी सुल्तान बनने के पहले गुलामी के बंधन से मुक्त हो चुके थे। तो इसलिए इस वंश को गुलाम वंश ना कहकर मामलूक वंश कहना अधिक उचित और औचित्यपूर्ण लगता है। ठीक है जी, तो हम अगली स्लाइड में देखते हैं, फिर या इसी में देखते हैं। अभी लिखा है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो पहला दास वंश का संस्थापक है उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी दास वंश की किसने स्थापना की थी? तो दास वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में शासक बना था और 1210 में उसका मृत्यु हो गई। यानी 4 वर्ष भारत में करीब उसने शासन किया। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी के दास के रूप में जीवन प्रारंभ किया। और तो देखिए, वो गोरी का दास था। उसके माता पिता ने, ये वो समय है जब गुलामों को, सल्तनत काल का समय है जब गुलामों को बड़ा सम्मान दिया जाता था। गुलाम लोगों को जीवन भी बेहतर था। उनको अगर उनके माता पिता
किसी गुलाम को बेच दिया करते थे, दास को बेच दिया करते थे, तो सुल्तान उनका अच्छा पालन पोषण करते थे। उनका मालिक, उनका जो स्वामी होता था, वो उनका बड़ा अच्छा पालन पोषण करता था। उनके वो शिक्षा का प्रबंध भी करता था और उनकी सैन्य शिक्षा का प्रशिक्षण का भी प्रबंध किया जाता था। ये वो समय है जब गुलामों को पुत्रों से भी अच्छा समझा जाता था। यानी कई बार तो जो सुल्तान होते थे या शासक होते थे, वो अपनी पुत्री का विवाह भी उन दासों के साथ कर दिया करते थे। यानी दास जो थे उन शासकों के लिए उनके पुत्र से भी बढ़कर थे। तो इसी प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक के माता पिता ने उसे दास के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया और इसको खरीद लिया निसापुर के काजी ने। निसापुर के काजी ने उसे खरीद लिया। काजी का नाम था अब्दुल अजीज कूफी। अब्दुल अजीज काजी, अब्दुल अजीज कूफी, यानी एक काजी था अब्दुल अजीज कूफी नाम का। उसने इसे खरीद लिया। खरीदने के बाद उसने गोरी को अपने पुत्र की तरह पाला, यानी अपने पुत्र की तरह, जैसे पुत्र को उसने शिक्षा दी, तो यानी ऐबक को और अपने पुत्र को, दोनों को उसने, दोनों को, ऐबक को भी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को भी और अपने बेटे को भी उसने शिक्षा भी दी, यानी मदरसाई शिक्षा, और साथ में उसे सैन्य प्रशिक्षण भी दिया, यानी तलवारबाजी, धनुष चलाना, धनुष तीर चलाना, ये सब उसने सिखाया। शिक्षा का प्रबंध भी किया और सैनिक शिक्षा भी प्रबंध की। तो इस प्रकार से ऐबक का जो पालन पोषण हुआ वो एक अच्छी प्रकार से पालन पोषण उसका हुआ था। और उसके बाद में ऐबक ने फिर उसके बाद में जब काजी अब्दुल अजीज कूफी का देहांत हो गया, तो जो उसका पुत्र था उसने ऐबक को बेच दिया। किसके हाथ बेच दिया? गोरी के हाथ, यानी गोरी ने खरीद लिया। उसके बाद उसे पालन पोषण हुआ अब्दुल अजीज कूफी के यहाँ पर, और अपने बेटे के साथ उसने उसे पाला। लेकिन बाद में अब्दुल अजीज कूफी का देहांत हो गया और उसके बेटे यानी अब्दुल अजीज कूफी के पुत्र ने उसे किसे बेच दिया? उसे बेच दिया महमूद गोरी को। तो महमूद गोरी को, सॉरी, मोहम्मद गोरी को बेच दिया। तो जो मोहम्मद गोरी को बेच दिया, तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। तो बेचने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को जब बेच दिया गया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी के दास के रूप में अपना जीवन शुरू किया। तो पहले ये गोरी का दास था, गोरी के दास के रूप में इसने अपना जीवन व्यतीत किया, शुरू कर दिया। उसके बाद में क्योंकि ये सैन्य प्रतिभाओं का धनी था और इसके अंदर और भी गुण थे, तो अपनी योग्यता के बल पर ये सम्राट के यानी उस समय के जो शासक सुल्तान के गोरी के समीप आता चला गया। तो इसने पहले दास के रूप में शुरू किया इसने अपना जीवन साथ में, लेकिन फिर गोरी के जितने भी गोरी ने भारत पर आक्रमण किए, जैसे गोरी ने आक्रमण भारत पर किया 1191 में उसने युद्ध लड़ा, 11 तराइन का युद्ध बोलते हैं जिसे। तो गोरी ने जब अटैक किया तराइन का युद्ध, 1192 में दूसरा तराइन का वार हुआ, युद्ध हुआ, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। उन दोनों युद्धों में ये युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए थे। और दोनों युद्धों में, पहले युद्ध में मैं आपको बताऊं, तराइन का जो पहला युद्ध था, तराइन के पहले युद्ध में गोरी की हार हुई थी और चौहान जीता था। और दूसरे युद्ध में गोरी जीता, चौहान की हार हुई। तो इन युद्धों में कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी के साथ था और इस प्रकार से उसे अपनी सैन्य प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला। उसके बाद उसने वो और अच्छे पद पर यानी अमीर आखुर, उसके बाद वो गोरी का अमीर आखुर बन गया। अमीर आखुर का मतलब होता था घोड़े विभाग का अध्यक्ष, यानी गोरी के वो समीप आता चला गया और गोरी का वो बन गया अमीर आखुर। और अमीर आखुर का मीनिंग होता है
घोड़े विभाग का अध्यक्ष, तो घोड़े विभाग का अध्यक्ष बन गया था, अमीर आखुर के पद पर वो नियुक्त हो गया। यानी और जब गौरी भारत से चला गया तो गौरी ने क्या किया कि गौरी की मृत्यु हो गई 1206 में। और जो भारत का साम्राज्य था जो गौरी ने जीत लिया था, अब उस पर शासन ऐबक करने लगा। तो जब ऐबक शासन करने लगा तो पहले तो शुरुआत में ऐबक ने ऐसे ही शासन करना शुरू किया, फिर उसके बाद में उसको गौरी के भतीजे ग्यासुद्दीन महमूद ने 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के रूप में मान्यता दी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के रूप में मान्यता किसने दी थी, तो उसका आंसर होगा मोहम्मद गौरी के भतीजे ग्यासुद्दीन महमूद ने ऐबक को सुल्तान के रूप में मान्यता दी। और कब दी? वो 1208 में दी। यानी शुरुआत से हम जब स्टार्ट करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में शुरू किया था और 1210 में उसकी मृत्यु हुई। अब एक एक करके पढ़ते हैं इसको, जैसे एक एक करके हम ये पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ उपाधियां देखिए, कुछ कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ उपाधियां हैं और उपाधियों की हम बात करें तो उसके कुछ नाम है और उनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यानी अगर आप इनको यहाँ याद कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा गुलाम वंश में। तो ठीक है, तो उपाधियों की बात करें तो देखिए उपाधियां, पहली उपाधि थी कुतुबुद्दीन ऐबक की लाख बख्श। क्वेश्चन आएगा भाई लाख बख्श क्यों कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को? तो देखिए उसका उत्तर होगा क्योंकि वो दानी प्रवृत्ति का था, उसे दान करने की प्रवृत्ति थी, टेंडेंसी थी उसकी, और वो खूब दान करता था। उसी दानी प्रवृत्ति का होने के कारण से उसे लाख बख्श कहा जाता है, यानी लाखों बख्शने वाला। दूसरा उसकी एक उपाधि है कुरान खां। ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि भाई कुरान खां किसकी उपाधि है, किसे कहा जाता है कुरान खां? तो देखिए क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक एक पढ़ा लिखा था और उसकी अच्छी शिक्षा मिली थी उसे काजी के द्वारा, अब्दुल अजीज कूफी के द्वारा, तो इसीलिए उसे पूरी कुरान याद थी। तो कुरान क्या थी? उसे कंठस्थ होने के कारण से उसे ये कुरान खां की टाइटल मिला था, कुरान खां की उपाधि मिली थी। ठीक है, लाख बख्श कहते हैं और इसे एक और कहते हैं पील बख्श। पील बख्श, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को पील बख्श भी कहते हैं। और पील बख्श का मीनिंग क्या होता है जी? तो देखिए पील बख्श का मीनिंग होता है हाथियों को दान देने वाला, हाथियों को दान देने वाला, हाथियों का दान देने वाला, दान देने वाला, जो हाथियों का दान देने वाला होता है, पील बख्श का मीनिंग। और ये सब टाइटल इसको मिले थे। उसके साथ में उसने अपने आप को, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कभी भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को सुल्तान नहीं कहा, उसने अपने आप को क्या कहा? तो उसने अपने आप को कहा मलिक या सिपहसलार, मलिक या सिपहसलार। तो उसने अपने आप को कभी भी सुल्तान कहकर, उसने अपने आप को कभी भी सुल्तान कहकर संबोधित नहीं किया। तो उसने अपने आप को क्या कहा? मलिक या सिपहसलार। तो उसने अपने आप को मलिक या सिपहसलार कहा, यानी सुल्तान नहीं कहा। अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी, देखिए उसकी जो राजधानी है ना कुतुबुद्दीन ऐबक की, वो दिल्ली नहीं थी, यानी उसने भारत को राजधानी नहीं बनाया, उसने अपनी राजधानी रखा लाहौर को, वही लाहौर को ही उसने कैपिटल रखा अपनी। तो उसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर। और लाहौर में ही वो उसका देहांत हुआ और वहीं उधर उसकी कब्र भी है। तो अगर कब्र पूछे तो वो आप बताओगे लाहौर में है। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कोई भारत में कोई स्थापत्य कला, कोई वास्तुकला बनवाई क्या? तो हाँ जी हाँ, क्वेश्चन आता है इससे भी। तो देखिए नंबर 1, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। क्वेश्चन आएगा ये 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है और ये बनाई गई है अजमेर में, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही निर्मित की गई थी।
अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कि एक मस्जिद है और अजमेर में है। इसमें जहां ये बनाई गई है वहां पर विग्रह राज चतुर्थ, विग्रह राज चतुर्थ, चतुर्थ का संस्कृत महाविद्यालय था पहले। और ये विग्रहराज चतुर्थ वही है जिसने हरिकेल नाटक की रचना की है। अब देखिए कितने क्वेश्चन यहां कवर हो जाते हैं कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अढ़ाई दिन झोपड़ा है वास्तव में क्या, तो एक मस्जिद है जी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, तो अजमेर में है। ये पहले क्या था, तो विग्रहराज चतुर्थ का संस्कृत महाविद्यालय था जिसने हरिकेल नाटक बनाया, रचा था किसने, विग्रहराज चतुर्थ ने। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। उसके बाद हम और इसमें पढ़ते हैं, तो और क्या इमारतें इसने बनवाई। तो देखिए इसने बनवाई थी एक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, यानी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की रचना किसने की थी। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आगे हम कर लेते हैं। तो भैया कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की रचना भी इसने कराई थी। तो दूसरा है हमारा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है। ये भारत की सबसे प्राचीन मस्जिद मानी जाती है, यानी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भारत की सबसे प्राचीन मस्जिद है। तो भारत की सबसे प्राचीन मस्जिद, सबसे प्राचीन मस्जिद स्वीकार किया जाता है इसको। ठीक है, ये कहां पर है, तो ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भारत की सबसे प्राचीन मस्जिद है और ये दिल्ली में है, दिल्ली में सिचुएटेड है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर याद कर लेंगे। तीसरी एक इमारत बनवाई थी इन्होंने, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, और तीसरी बनवाई थी कुतुब मीनार। देखिए कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, कुतुब मीनार की नींव। तो अगर ये पूछा जाए कि कुतुब मीनार की नींव, तो नींव रखी थी कुतुब मीनार की ऐबक ने, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ठीक है, तो कुतुब मीनार के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते हैं। तो कुतुब मीनार है कहाँ पर, तो कुतुब मीनार है दिल्ली के मेहरौली में, मेहरौली दिल्ली में। अब मेहरौली में दिल्ली में है, और कुतुब मीनार की में कितनी हाइट है, तो अभी वर्तमान में हाइट है 72.5 मीटर। कितनी सीढ़ियां हैं, तो 379 इसमें सीढ़ियां हैं, यानी इतनी सीढ़ियां हैं इसके अंदर। ठीक है, ये किसकी स्मृति में बनी है, तो स्मृति लिख लो शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, शेख बख्तियार काकी, शेख बख्तियार काकी। अब ये जो काकी है वो चिश्ती संप्रदाय के संत थे, चिश्ती संप्रदाय के संत, और इन्हें हिंदू मुस्लिम सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। यानी शेख बख्तियार काकी को हिंदू मुस्लिम सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। सद्भाव यानी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है। ऐसा क्वेश्चन आए तो ये भी हो जाएगा। अब देखिए कुतुब मीनार के निर्माण में किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, यानी कुतुब मीनार के बनने में कई लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो देखिए उनको भी पढ़ लेते हैं। तो कुतुब मीनार के बनने में कोई एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं है, और किन किन लोगों का योगदान है उनको पढ़ लेते हैं। तो कुतुब मीनार की अगर बात की जाए कि भाई नींव किसने रखी, तो आंसर हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी। निर्माण कार्य पूरा किसने कराया, 3 मंजिल तक निर्माण कार्य पूरा कराया है इल्तुतमिश ने। ठीक है, और उसके 5वीं मंजिल तक बनाया किसने, यानी इसके निर्माण में फिरोज शाह तुगलक का भी योगदान है। फिरोज शाह तुगलक ने इसको 5वीं मंजिल तक बनाया था, 5वीं मंजिल, और यहाँ तीसरी मंजिल तक बनी थी। 3 मंजिल तक इल्तुतमिश ने, 3 मंजिल तक। अगर 3 मंजिल तक कहा जाए तो इल्तुतमिश, 5वीं मंजिल तक पूछे तो फिरोज शाह तुगलक।
ठीक है जी। उसके बाद में सिकंदर लोधी का भी इसके निर्माण में योगदान है। सिकंदर लोधी का भी इसके निर्माण में योगदान है और उसने इसकी मरम्मत कराई थी क्योंकि भूकंप से ये क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए भाई नींव किसने रखी, तो देखो नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। निर्माण कार्य पूरा किसने कराया, तो इल्तुतमिश ने। तीसरी मंजिल तक बनवाई इसको, तीसरी मंजिल तक बनी थी। और पांचवी मंजिल बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। और मरम्मत क्योंकि एक भूकंप के कारण से क्षतिग्रस्त हो गई थी और तब इसमें इसकी मरम्मत कराई थी सिकंदर लोधी ने। यानी चार चार बादशाहों का योगदान है इसकी मरम्मत में, इसके निर्माण में। ठीक है जी। तो आगे हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इल्तुतमिश अब हम पढ़ते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में क्या कोई विद्वान भी थे क्या उसके दरबार में? तो हाँ जी, दो लोगों का नाम आता है। एक का नाम है हसन निजामी, हसन निजामी और फर्रुख मुद्दिर। दूसरा है फर्रुख मुद्दिर। तो ये फर्रुख मुद्दिर और हसन निजामी किसके दरबारी थे? ऐसा पेपर में पूछा जाए तो आप बताना कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी थे। ठीक है जी। उसके बाद बख्तियार खिलजी लिखा है मैंने। देखिए बख्तियार खिलजी वो व्यक्ति है जो कभी गोरी के साथ में और गोरी के बाद में ऐबक के साथ में जिसने कार्य किया, ये उनका सेनापति था। और इसे गोरी के समय में बख्तियार खिलजी को काम मिला था बंगाल और बिहार जीतने का, बंगाल व बिहार को विजय करने का, बंगाल और बिहार को विजय करने का काम इसे मिला था। बख्तियार खिलजी को काम मिला था बंगाल और बिहार को विजय। और जब ये बंगाल बिहार गया तो बिहार में बोध गया पहुंचा ये, और बोध गया में जाके इसने बोधि वृक्ष को नष्ट किया। और जब ये नालंदा पहुंचा तो नालंदा में इसने नालंदा विश्वविद्यालय को भी क्षति पहुंचाई। विश्वविद्यालय भी क्षति पहुंचाई। यानी आपसे पूछा जाए कि बंगाल गोरी के समय में और गोरी के समय में बंगाल और बिहार को जीतने का कार्य किसे मिला था? तो बंगाल और बिहार को जीतने का कार्य मिला था बख्तियार खिलजी सेनापति को। ठीक है। जब उसको बिहार गया तो उसने बोध गया पहुंचा जहां पर महात्मा बुद्ध को तपोस्थली थी, और बोध गया में उरुवेला में उसने बोधि वृक्ष को नष्ट किया। उसी प्रकार जब वो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचा तो नालंदा विश्वविद्यालय को भी उसने क्षति पहुंचाई थी और उसे नष्ट किया था। तो उसके बाद एक टॉपिक लिखा है भाई मृत्यु हुई कब? हाँ जी, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में हुई, लाहौर में हुई, और चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई। तो वो जब क्या खेल रहा था? चौगान। चौगान क्या होता है जी? चौगान होता है पोलो जैसा खेल, पोलो जैसा खेल होता है और वो घोड़े पर खेला जाता है, घोड़े पर बैठकर। तो जब घोड़े पर बैठकर वो घोड़े से गिर गया, तो घोड़े पर बैठकर वो घोड़े से गिर गया तो उसकी मृत्यु हो गई। यानी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो लाहौर में हुई थी, और वो घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी क्योंकि वो चौगान खेल रहा था। चौगान क्या होता है? पोलो जैसा खेल होता है। और उसके बाद वहीं पर उसकी कब्र बनी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई कब्र कहाँ है उसकी, तो कब्र है लाहौर में। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र है लाहौर में। और ये भारत में तुर्क साम्राज्य का और गुलाम वंश का संस्थापक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक है उसके बाद आने वाला एक महान और प्रतापी शासक इल्तुतमिश। ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं अब इसको। देखिए, जब कुतुबुद्दीन ऐबक का देहांत हुआ, उसकी मृत्यु हुई घोड़े से गिरकर, तो आराम शाह शासक बना जो कि उसका पुत्र है। ये कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र है। ये पुत्र है कुतुबुद्दीन ऐबक का। आराम शाह शासक बना, 1210 में बना। लेकिन जैसे कि इसके नाम से विदित हो रहा है कि ये एक अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक था, आराम तलब था। नाम है आराम शाह और आराम तलब था, इसे शासन से कोई मतलब नहीं था। तो इसी का फायदा उठाया शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। अब ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश कौन था? तो पहले इसका मैं थोड़ा सा परिचय देता हूं आपको कि देखिए, जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश है ना,
ये जिस प्रकार से गोरी का दास ऐबक था, उसी प्रकार से इल्तुतमिश जो है वो ऐबक का दास था। तो पहले दास के रूप में इसने जीवन व्यतीत शुरू किया अपना, तो जीवन यात्रा शुरू करता है दास के रूप में, यानी ऐबक का दास। ऐबक के बाद ऐबक का दास था इल्तुतमिश। पहले दास के रूप में आया, लेकिन योग्य था और प्रतिभाशाली था। तो उसने प्रतिभाशाली होने के कारण से और योग्य होने के कारण से जल्दी ही ऐबक ने ये ऐबक के करीब आ गया, और करीब आकर इसे ऐबक ने सरजानदार बना दिया। सरजानदार, तो देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐबक ने इल्तुतमिश को शुरुआत में कौन सा पद दिया था, तो सरजानदार। सरजानदार का मतलब होता है अंगरक्षकों का प्रधान, अंगरक्षकों का प्रधान, उसका हेड। तो बहुत महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि राजा के, सुल्तान के बिल्कुल करीब था ये सरजानदार। उसके बाद इसने और अपनी प्रतिभा दिखाई, तो इसके बाद इसका प्रमोशन हो गया, और प्रमोशन होके इसे बना दिया गया अमीर शिकार। ये अमीर शिकार क्या था? ये उस समय का एक मंत्री होता था, जैसे जिसका काम होता था जब सुल्तान शिकार खेलने जाए तो वो उसके शिकार की व्यवस्था करे। तो इसका काम क्या होता था? शिकार की व्यवस्था करना, शिकार की व्यवस्था, अरेंजमेंट करना, ये उसका कार्य होता था। उसके बाद में जब ये और इसने अपनी प्रतिभा दिखाई तो इसे बना दिया गया बदायूं का गवर्नर। और इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री का विवाह भी इससे कर दिया था। तो ये इल्तुतमिश का एक क्या था? दामाद भी था, योग्य था, और ये फिर दामाद भी बन गया था, क्योंकि अपनी बेटी का विवाह इल्तुतमिश ने, राजा ने, सुल्तान ने, इल्तुतमिश ऐबक का दामाद भी था, क्योंकि अपनी पुत्री का विवाह ऐबक ने इल्तुतमिश के साथ कर दिया था, यानी इल्तुतमिश ऐबक का दामाद भी हुआ। ठीक है जी, तो हमने ये पढ़ा। और ये बदायूं का गवर्नर बना दिया गया था। जब फिर ऐबक की जब मृत्यु हुई तो उसका पुत्र शासक बना। तो उसी समय पर इल्तुतमिश को लगा, इल्तुतमिश ने उसका फ़ायदा उठाया, क्योंकि वो अयोग्य और आराम तलब था, और खुद शासक बन गया। जब उसने शासक बना तो उसने अपनी राजधानी बनाई दिल्ली। तो अगर अपनी राजधानी पूछी जाए तो इसकी राजधानी दिल्ली थी। इसने 1210 से लेकर 1236 तक शासन किया, और इसे कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। अगर देखिए संस्थापक पूछा जाए तो आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक कहा जाए तो वास्तविक संस्थापक होगा इल्तुतमिश। ठीक है, अब इल्तुतमिश ने प्रारंभिक जीवन की बात की, तो अब उसकी राजधानी तो दिल्ली थी, ये भी हमने बात कर ली। अब उसकी साहित्यिक उपलब्धियों की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए उसने 2 मदरसे बनाए थे, एक तो मदरसा-ए मुअज्जी, और दूसरा मदरसा-ए नासिरी। यानी अगर ये पूछा जाए कि भाई मदरसा-ए मुअज्जी और मदरसा-ए नासिरी किसने बनाए थे, तो ये 2 मदरसे हुए, एक तो मदरसा-ए मुअज्जी और दूसरा मदरसा-ए नासिरी। ये मुअज्जी मतलब ये गोरी की याद में बनाया था इसने, गोरी की याद में। ठीक है, और जो नासिरी है ये अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद की याद में, नसीरुद्दीन महमूद की याद में। यानी इसने 2 मदरसे बनवाए, एक मदरसा-ए मुअज्जी और दूसरा मदरसा-ए नासिरी अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद, जिसका मंगोलों के आक्रमण का सामना करते जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसकी स्मृति में, उसकी याद में, और दूसरा मदरसा-ए मुअज्जी जिसे गोरी की याद में उसने बनाया था। यानी ये उसकी साहित्यिक उपलब्धि हो गई। उन 2 संस्थाओं की, शिक्षण संस्थानों की स्थापना उसने की थी। ठीक है जी, उसके बाद हम पढ़ते हैं स्थापत्य कला। यानी क्या कुछ इमारतें भी हैं जिसे इल्तुतमिश ने बनवाया। तो देखिए कुछ अगर हम इमारतों की बात करें तो हम यहां पढ़ते हैं स्थापत्य कला। तो देखिए इल्तुतमिश को कहा जाता है गुम्बद निर्माण का पिता, गुम्बद निर्माण का पिता, गुम्बद निर्माण का पिता कहा जाता है इसे। ठीक है, दूसरा इसने बनवाई थी सबसे प्रमुख इमारत सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसके द्वारा निर्मित है, तो उसका आंसर होगा इल्तुतमिश। और ये सबसे प्राचीन मकबरा है, सबसे प्राचीन मकबरा, यानी भारत में इससे पहले कोई प्राचीन मकबरा नहीं था। सबसे
प्राचीन मकबरा कौन सा है? सबसे प्राचीन मकबरा है सुल्तानगढ़ी का मकबरा, और ये मकबरा है इल्तुतमिश के पुत्र का, किसका? जो नसीरुद्दीन महमूद का, क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का बड़ा पुत्र था और उसका देहांत हो गया, तो उसकी मृत्यु हो गई थी मंगोलों के आक्रमण का सामना करते समय। की मृत्यु हो गई थी किसका? मंगोलों के आक्रमण का सामना करते समय, यानी जब वो मंगोलों के आक्रमण का सामना कर रहा था तब उसका देहांत हो गया था। किसका? नसीरुद्दीन महमूद का, और वो उसका बेटा था, तो इसलिए इल्तुतमिश ने अपने बेटे की स्मृति में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। सुल्तानगढ़ी कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है, और ये सबसे प्राचीन मकबरा, भारत का सबसे प्राचीन मकबरा पूछा जाए तो वो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। उसी प्रकार से भारत की सबसे प्राचीन मस्जिद कहा जाए तो वो ऐबक ने बनवाई थी, उसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है जी। और क्या बनवाया सर इल्तुतमिश ने? तो सुनिए, इल्तुतमिश के द्वारा निर्मित इमारतों में कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार को मैंने पहले ही बता दिया है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य था, कुतुब मीनार को नींव डाली थी ऐबक ने, पूरा कराया था इल्तुतमिश ने, यानी कुतुब मीनार को निर्माण कार्य पूरा कराया 3 मंजिल तक। ठीक है, तो कुतुब मीनार भी बनवाई। और क्या बचा सर? और इसने अतारकिन का दरवाजा बनवाया। अतारकिन का दरवाजा, अतारकिन का दरवाजा। तो ये अतारकिन का दरवाजा किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने। अब ये अतारकिन क्या है? देखिए, अतारकिन का दरवाजा है नागौर में स्थित, राजस्थान में, और राजस्थान में जब ये स्थित है तो वहीं पर अतारकिन का दरवाजा बनवाया था इल्तुतमिश ने। और क्या? शमसी ईदगाह का निर्माण भी इल्तुतमिश ने कराया। शमसी ईदगाह तो ये बदायूं में बनाई थी, बदायूं उत्तर प्रदेश, जहां का वो गवर्नर था, यानी जहां का वो हाकिम था। तो ये सब हमने क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद तो ये तो इमारतें थी जो इल्तुतमिश के द्वारा निर्मित की गई भारत में। ठीक है, तो अब हम जो करते हैं उसके बाद हम देखो, इसमें लिखा हुआ है आर्थिक सुधार। क्या भारत में कुछ आर्थिक सुधार भी इल्तुतमिश ने किए? हाँ जी, इल्तुतमिश ने किए गए आर्थिक सुधारों की बात करते हैं तो सबसे पहले इक्तादारी प्रथा, यानी इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा का प्रारंभ किया। अब ये इक्तादारी क्या थी? उस समय पर किसी पदाधिकारी की सैनिक सेवाओं के बदले में उस सैनिक पदाधिकारी को नगद वेतन नहीं दिया जाता था। सैनिक अधिकारी को नगद वेतन न देकर उसे भूमि दी जाती थी। भूमि मतलब इल्तुतमिश के समय में सैनिक पदाधिकारी को नगद वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि उसे राजस्व भूमि प्राप्त होती थी, राजस्व भूमि दी जाती थी। और उस राजस्व भूमि से जो राजस्व आता था, जो रेवेन्यू आता था, उसका प्रयोग वो सैनिक पदाधिकारी अपनी आजीविका चलाने में करता था। तो ये इक्तादारी प्रथा थी और इसकी शुरुआत की थी सल्तनत काल में इल्तुतमिश ने। तो इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किसने की? यानी पदाधिकारियों को नगद वेतन न देकर उन्हें भूमि दी। तो वो भूमि दी किसने? इल्तुतमिश ने। फिर दूसरा क्या काम किया इल्तुतमिश ने? ये सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की प्रथा चलाई, यानी जो सिक्के थे उसने सिक्के भी चलाए। जैसे सिक्का, एक चांदी का सिक्का है, चांदी का सिक्का जिसका नाम था टका, और एक तांबे का सिक्का और जिसका नाम है जीतल। तो चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने शुरू किए थे? तो इल्तुतमिश ने। और टकसाल का जो सिक्के थे, जहां वो सिक्के ढाले जाते थे, तो उस टकसाल का नाम लिखने की प्रथा भी इल्तुतमिश ने चलाई, जिससे कि नकली सिक्कों पर पाबंदी लगाई जा सके, उन पर अंकुश कसा जा सके। फिर देखिए, प्रशासनिक सुधारों की बात करते हैं तो इल्तुतमिश जानता था कि उसके सामने चुनौतियां, बड़ी कठिन चुनौतियों का सामना वो कर रहा था। तो वो जानता था कि जब तक वो शासन के प्रमुख पदों पर अपने भरोसेमंद विश्वासपात्र लोगों को नहीं बैठाएगा, तब तक वो भारत में ऐसे स्थापित होकर शासन नहीं कर सकता है। इसलिए उसने 40 अमीरों का एक गुट बनाया। 40 अमीरों का गुट,
तो इल्तुतमिश ने क्या बनाया बताओ? इल्तुतमिश ने बनाया 40 अमीरों का गुट। तो 40 अमीरों का गुट बनाया, और वो जो 40 अमीर थे, 40 अमीरों का गुट, वो शासन के प्रमुख पदों पर उनको अपॉइंट किया गया, उनको बैठाया गया। अब वो 40, इससे क्या हुआ? सुल्तान को स्थिति इससे मजबूत हुई। लेकिन तो तुर्कान चहलगानी की अगर स्थापना की बात की जाए तो वो की थी इल्तुतमिश ने, और अगर तुर्कान चहलगानी को किसने समाप्त किया तो आगे चल के इसको, इस तुर्कान चहलगानी को समाप्त करेगा बलबन, तो बलबन उसे समाप्त कर देगा। ठीक है, तो देखिए पहले 40 अमीरों गुट का निर्माण किया था इल्तुतमिश ने, लेकिन बाद में चलकर ये 40 अमीरों गुट इतना ताकतवर हो गया कि सुल्तान को ही कठपुतली समझने लगा और उसे नाम मात्र का शासक समझने लगा, और असली शक्ति किसके अंदर आ गई? इल्तुतमिश के अंदर। असली शक्ति आ गई इस 40 अमीरों के गुट में। ठीक है जी। फिर 1229 की बात करते हैं। तो 1229 में इल्तुतमिश पहला सुल्तान हुआ है जिसे दिल्ली सल्तनत का, जिसे 1229 में बगदाद के खलीफा का नाम लिख रहा हूं मैं, अल मुंतासिर बिल्लाह, अल मुंतासिर बिल्लाह, अल मुंतासिर बिल्लाह ने उसे सर्टिफिकेट दिया था, मान्यता दी थी सुल्तान के रूप में। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किसे दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को सुल्तान के रूप में मान्यता बगदाद के खलीफा ने दी थी, जिसका नाम था अल मुंतासिर बिल्लाह ने दी थी, कौन था? तो उसका आंसर होगा इल्तुतमिश को दी थी जी। अब इल्तुतमिश को जब ये मान्यता मिली तो वो वास्तव में सुल्तान हो गया, और उसे खिल्लत पत्र मिला था, यानी जो सर्टिफिकेट था ना उसका नाम था खिल्लत पत्र। यानी किसे खिल्लत पत्र प्राप्त हुआ था? बगदाद के खलीफा अल मुंतासिर बिल्लाह से, तो इल्तुतमिश को हुआ था जी। उसके बाद और उसे सम्मान सूचक वस्त्र भी प्राप्त हुए थे, सम्मान सूचक वस्त्र, यानी खलीफा ने उसे सम्मान सूचक वस्त्र भी दिए थे, जिन वस्त्रों को बैठकर वो राज्याभिषेक करा सकता था, यानी वो गद्दी पे बैठ सकता था। और ठीक है, तो क्वेश्चन आता है पेपर में बहुत कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को बगदाद के खलीफा से अल मुंतसर बिल्लाह से खिल्लत पत्र यानी मान्यता का प्रमाण पत्र और सम्मान सूचक वस्त्र प्राप्त हुए थे? तो उसका आंसर है इल्तुतमिश को हुए थे। इल्तुतमिश के समय में चंगेज खां का आक्रमण हुआ, और इस आक्रमण के लिए इल्तुतमिश के समय में चंगेज खां का अटैक हुआ, और लेकिन इल्तुतमिश ने बड़ी कूटनीति से काम लिया, कूटनीति, डिप्लोमेटिक हो गया वो, क्योंकि वो जानता था कि चंगेज खां बहुत ताकतवर है। अगर चंगेज खां का अटैक होता है इंडिया पर तो वो उस समय की सल्तनत काल का वो नष्ट कर देगा। तो इसीलिए चंगेज खां के आक्रमण, चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा तक आ चुका था। चंगेज खां ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मांगबरनी का पीछा कर रहा था, और मांगबरनी अपनी जान बचाने के लिए भारत की तरफ भागा, और उसने इल्तुतमिश से शरण मांगी। लेकिन इल्तुतमिश ने बड़ी होशियारी के साथ कूटनीति से काम लेते हुए शरण देने से मना कर दिया। उसने कहा कि भाई नहीं, मैं नहीं दूंगा शरण। अगर वो शरण दे देता तो आप कल्पना करते कि चंगेज खां भारत में अटैक कर देता, और इस प्रकार से जो नवीन राज्य अभी दिल्ली सल्तनत का गठन ही हो रहा था उसको वो नष्ट कर देता। इस प्रकार अपनी होशियारी, अपनी कूटनीति के साथ कार्य कर कर इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को, नवीन साम्राज्य, नवगठित साम्राज्य को जलालुद्दीन मांगबरनी को शरण न देकर चंगेज खां के प्रकोप से बचा लिया। ठीक है जी। तो चंगेज खां का अटैक किसके समय में हुआ था? अगर ऐसा पूछा जाए तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। अल मुंतासिर बिल्लाह जो खलीफा था उससे मान्यता प्राप्त किसको प्राप्त हुई थी? सुल्तान को, तो इल्तुतमिश को। और तुर्कान चहलगानी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की प्रथा किसने चलाई? तो आप इनका भी आंसर होगा इल्तुतमिश। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको हमने इस स्लाइड पर कवर किया। आओ आगे बढ़ते हैं। देखिए, उसके बाद इल्तुतमिश का मृत्यु हो गई 1236 में, और उसका पुत्र रुकुनुद्दीन फिरोज शाह शासक बना। लेकिन जो रुकुनुद्दीन फिरोज शाह था वो उतना योग्य नहीं था, वो अयोग्य शासक था।
वो एक अयोग्य शासक था। असली जो शक्ति थी उस समय की वो उसकी माता शाह तुर्कान के हाथों में थी, वो तो बस एक कठपुतली शासक था। और इन दोनों से दिल्ली की जनता बड़ी दुखी थी, दिल्ली की प्रजा दुखी थी, क्योंकि ये दिल्ली में अव्यवस्था का बोलबाला था उस समय पर। तो और इन्होंने इल्तुतमिश के छोटे पुत्र कुतुबुद्दीन की हत्या करवा दी थी, कुतुबुद्दीन की हत्या। और ये कुतुबुद्दीन है कौन है? ये इल्तुतमिश का छोटा बेटा है, का छोटा पुत्र। इल्तुतमिश का छोटा पुत्र का नाम है कुतुबुद्दीन। उसे अंधा करवा दिया था, अंधा करवा दिया, हत्या करा दी, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन के उसको अंधा करवा दिया, तो इन दोनों ने, रुकनुद्दीन फिरोज शाह और शाह तुर्कान ने, दोनों ने, ये इसके माता है, तो दोनों ने षड्यंत्र रच के इन्होंने दिल्ली की जनता को दुखी बना रखा था। बड़ा एक अयोग्य शासक था और भोगी विलासी प्रवृत्ति का था, योग्यता नाम की कोई चीज़ इसके अंदर नहीं थी। तो इसी का फायदा उठाया रजिया ने, और रजिया ने दिल्ली की जनता से गुहार की। दिल्ली की जनता से रजिया ने दिल्ली की जनता जो नमाज पढ़ने गई हुई थी, उस समय नमाज पढ़ रहे थे, तो नमाज पढ़ रहे लोगों से रजिया ने समर्थन मांगा। और रजिया उस समय पर लाल वस्त्र पहने हुई थी, लाल वस्त्र। क्वेश्चन आएगा ये भी कि दिल्ली की जनता से जो नमाज पढ़ने लोग गए हुए थे, रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर उनके समर्थन की अपील की, और दिल्ली की जनता ने वो समर्थन उन्हें दिया। और दोनों को फिर उस रजिया का साथ देते हुए दिल्ली की जनता ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह और शाह तुर्कान का तख्ता पलट कर दिया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद रजिया शासिका बनी। रजिया 1236 से लेकर 1240 तक शासक रही है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न ये उठता है कि रजिया में इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास आया कैसे? कैसे रजिया के अंदर शासिका बनने की आई? क्योंकि ये वो समय है जब कोई मुस्लिम महिला शासिका बनने की सोच भी नहीं सकती थी। यानी रजिया बनी थी प्रथम मुस्लिम शासिका, प्रथम मुस्लिम शासिका। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए पहली मुस्लिम शासिका कौन है, तो उसका आंसर होगा रजिया, पहली मुस्लिम शासिका थी। और उस समय पर मुस्लिम महिला शासक बनने के विषय में सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि ये चलन ही नहीं था। लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंस आया क्यों? तो देखिए इसके लिए हमें उसके पिता के शब्दों में जाना होगा कि एक बार उसके पिता से पूछा गया, इल्तुतमिश से पूछा गया कि आपका उत्तराधिकारी कौन होगा? तो उसने कहा कि मेरे पुत्रों में कोई भी ऐसा योग्य नहीं है जो शासक बन सके, सुल्तान बन सके। हाँ, मेरी पुत्री रजिया योग्य जरूर है। उन्हीं बातों ने रजिया को आत्मविश्वास दिया, और उसी से रजिया को प्रेरणा मिली, और प्रेरणा पाकर उसने अपने भाई का, रुकनुद्दीन फिरोज शाह का तख्ता पलट किया और खुद शासिका बन गई। और ये उस समय की एक अद्भुत घटना थी, ठीक है जी। हम आगे पढ़ते हैं। तो ये 1236 से लेके 1240 तक का समय है जब रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम शासिका बनी। अब आइए पढ़ते हैं रजिया से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। देखिए रजिया की सबसे पहले तो बात करें कि उसके अंदर गुणों की बात करें तो वो एक योग्य है। उसकी वेशभूषा की बात करते हैं तो वेशभूषा में रजिया टोपी लगाती है, कोट पहनती है, और रजिया टोपी लगाती है, कोट पहनती है, और हाथी पर बैठकर पब्लिक के बीच जाती है, जनता के बीच जाती है। हाथी की सवारी करती है, यानी हाथी की सवारी करती है, हाथी पर बैठकर जनता के बीच जाती है। तो ये वो बिल्कुल एक पुरुषों की तरह रहती है उस समय पर। लेकिन रजिया के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि उस समय के जो अमीर है, जो उस समय के कुलीन लोग हैं, जो इलीट क्लास है उस समय की, वो ये देखते, जो दरबारी है वो एक महिला के सामने सर झुकाकर खड़ा होने में अपना अपमान समझते हैं। तो उनको क्या लगता है कि एक महिला आई है दरबार में और हमें सर झुकाकर खड़ा होना पड़ेगा, तो वो अपनी इसमें बड़ी इंसल्ट समझते हैं, उन्हें बहुत ह्यूमिलेशन होता है इस पर। तो उसी के लिए वो चाहते हैं कि रजिया सुल्तान ना रहे। तो इसका सामना रजिया को अपने अमीरों के षड्यंत्र का सामना करना पड़ता है। और करने के लिए लेकिन वो बड़ी होशियारी दिखाती है उसमें, और वो
कई अमीरों को वो संतुष्ट करने की कोशिश करती हैं, जैसे उनको वो संतुष्ट करने की प्रयास करती हैं, जैसे हर संभव प्रयास वो करती है। जैसे वो करती है कि कुछ लोगों को वो जागीर दे देती है, जैसे एतगीन था एक उस समय पर, एतगीन को उसने बदायूं की जागीर दे दी। ऐसे ही अल्तुनिया था उस समय पर, अल्तुनिया को उसने भटिंडा का शासक बनाकर भेज दिया। ये भटिंडा पंजाब में है, और भटिंडा का शासक बनाकर उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। तो उसने हर संभव कोशिश की कि उन अमीरों को वो कैसे अंकुश लगा सके, उन्हें कैसे संतुष्ट कर सके और शासिका के रूप में शासन कर सके। फिर उसके बाद लेकिन हुआ कि एक व्यक्ति और था जिसका नाम था याकूत। ये एक अबिसीनियाई दास था, और जो कुलीन लोग थे, जो उसके अमीर थे, वो आरोप लगाते थे, या पता नहीं वो आरोप कैसा था, लेकिन वो मिथ्या दोषारोपण करते थे। मिथ्या, झूठा, दोषारोपण, दोष का आरोप लगाना, दोषारोपण करते थे रजिया पर, कि रजिया के और याकूत के प्रेम संबंध है, क्योंकि रजिया ने याकूत को अमीर आखुर का पद दिया हुआ था, यानी घोड़े विभाग का अध्यक्ष बनाया हुआ था। तो ये कहा जाता है, एक क्वेश्चन आता है कि बताइए रजिया के समय में किस पर रजिया के और किसके साथ में प्रेम संबंध थे? तो याकूत के साथ में थे। और याकूत क्या था? एक अबिसीनियाई दास था, और वो अमीर आखुर के पद पर उस समय था। तो फिर एक बार की बात है कि जब अल्तुनिया के शासक एक बार की बात है कि भटिंडा के शासक अल्तुनिया ने विद्रोह किया, और उस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया भटिंडा पहुंची याकूत को साथ लेकर, यानी उसे अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। उस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया याकूत को लेकर भटिंडा पहुंची, लेकिन अल्तुनिया ने याकूत की हत्या कर दी और रजिया से विवाह कर लिया। तो यानी अब रजिया और अल्तुनिया पति पत्नी हुए। उसके बाद में ये कहते कि 1240 की बात है, अल्तुनिया और रजिया कहीं जा रहे थे, वह रजिया कहीं जा रहे थे, और चोरों ने यानी लुटेरों ने उनकी हत्या कर दी। यानी रजिया की हत्या हुई थी 1240 में, तो ऐसा हमने पढ़ लिया, ठीक है जी। यानी 1240 में उसकी देहांत हो गया था। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, बस इससे एक ही क्वेश्चन आता है महत्वपूर्ण कि बताइए सल्तनत काल की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? तो रजिया थी, बस ठीक है। उसके बाद बहराम शाह की बात करते हैं। बहराम शाह 1240 से लेकर 1242 तक शासन किया। ये भी बहराम शाह के समय में बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बहराम शाह था उसके समय में, देखिए एक तुर्कान चहलगानी थी जिसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। वो धीरे धीरे बहुत अब पावर में आती जा रही थी, यानी वो शक्तिशाली होती जा रही थी, और वो अब अपना प्रभुत्व रखना चाहती थी शासक के ऊपर। शासक को वो एक तरह से कठपुतली बनाना चाहते थे और शासक को वो कमजोर करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने यानी तुर्कान चहलगानी ने 40 अमीरों के गुट ने एक पद नायाब मुमलिकत का पद सर्जित किया। यानी उन्होंने कहा कि एक पद होना चाहिए नायाब का पद, नायाब मुमलिकत का पद। ये जो पद होगा, ये जो नायाब होगा, ये राजा का संरक्षक होगा, सम्राट का संरक्षक होगा। तो अगर ऐसा पूछा जाए भाई नायाब का पद सर्जित किसके टाइम में हुआ था, किसके समय में हुआ था, तो बहराम शाह के समय में नायाब का पद सर्जित हुआ था। और ये कराया किसने था? तो तुर्कान चहलगानी ने, यानी 40 अमीरों के गुट ने। 40 अमीरों के गुट ने। तो क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि हमारी चले, उस समय पर उनकी शासन में चलनी चाहिए, वे मजबूत रहे, शासन जो शासक है वो कठपुतली शासक रहे, वो ये चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने एक नया पद बनवाया, एक होशियारी दिखाई उन्होंने कि नायाब का पद हो जाना चाहिए। उस नायाब के पद से क्या होगा? वो राजा पर संरक्षक होगा, और वो राजा तो नामात्र का होगा, असली काम सारा नायाब ही करेगा। तो इस नायाब को अंकुश लगाना चाहते थे वो सुल्तान पर। तुर्कान चहलगानी अंकुश लगाना चाहती थी किस पर? सुल्तान पर, और नायाब का पद बनाकर।
तो उन्होंने नायाब, फिर पहला नायाब किससे बनाया, तो तुर्कान चहलगानी ने पहला नायाब बनाया एतगीन को बनाया, और दूसरा बनाया बदरुद्दीन शंकर रूमी को। लेकिन इन दोनों की हत्या बहराम शाह ने कर दी, क्योंकि बहराम शाह की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना चाहते थे ना तुर्कान चहलगानी, तो इसलिए जो उसने नायाब बनाए गए, जो संरक्षण के लिए नायाब बनाया गया, उसी की हत्या किसने कर दी, बहराम शाह ने उसकी हत्या कर दी। तो हमने ये पढ़ लिया, यानी तुर्कान चहलगानी धीरे धीरे ताकतवर तो होती जा रही है और वो अपनी शक्तिशाली बनती जा रही है, और वो शासक पर अंकुश लगाना चाहती है। लेकिन शासक ने उसकी दो नायाब बनाए गए, एक एतगीन, दूसरा बदरुद्दीन शंकर रूमी, और दोनों की हत्या कर दी बहराम शाह ने, सुल्तान ने। आओ आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड आई हुई है, तो इसमें देखते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। देखिए उसके बाद बहराम शाह के समय के बाद में फिर एक शासक हुआ अलाउद्दीन मसूद शाह। ये 1242 से लेकर 1246 तक शासक रहा है। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है कि 1245 में मंगोलों का आक्रमण हो गया उस समय पर, और इस मंगोलों के आक्रमण उत्तर पश्चिम से होते थे, और उस समय से उस तरफ जब आक्रमण हुआ तो बलबन को एक काम सौंपा गया कि मंगोलों का सामना करे और मंगोलों को रोके उत्तर पश्चिम की सीमा पर। और बलबन ने अपनी सैन्य प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिला इसी युद्ध में। तो सैनिक प्रतिभा दिखाते हुए बलबन ने मंगोलों का आक्रमण रोक दिया उत्तर पश्चिम की सीमा पर, और उसका नाम इससे चमक गया। यानी बलबन जो है, बलबन की शक्ति का और उसके नाम का उस समय उदय हुआ, यानी बलबन का नाम सभी लोग जानने लगे, यानी शक्ति का उदय हो गया उसकी। उसके बाद बलबन की शक्ति में वृद्धि हुई यहाँ से। उसके बाद फिर बलबन का नाम छा गया पूरा। तो फिर अलाउद्दीन मसूद शाह को बलबन ने अलाउद्दीन मसूद शाह को कैद कर लिया, यानी सुल्तान को ही कैद कर लिया और उसे हटा दिया। उसके बाद बलबन ने इसे कैद कर लिया, लेकिन अपना कठपुतली शासक बैठा दिया। कौन सा? नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद 1246 में शासक बना, बलबन ने ही बैठाया था इसको। 1266 तक रहा, यानी करीब 20 साल। तो इसके समय में, नसीरुद्दीन महमूद के समय की महत्वपूर्ण घटना यह है कि इसके समय में वास्तविक शक्तियां जो थी वो बलबन के आसपास ही केंद्रित थी, यानी बलबन ही वास्तविक शक्तियों का स्वामी था। बाकी जो सुल्तान था, नसीरुद्दीन महमूद था, वो तो नाम मात्र का सुल्तान था उस समय पर। सबसे शक्तिशाली कौन था? बलबन। और 1249 में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद से किया। यानी इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो सुल्तान था वो बलबन का दामाद हो गया और अपनी पुत्री का विवाह किया और उलुग खां की उपाधि धारण की। यानी अगर उलुग खां कौन है, अगर ये पूछा जाए तो आप कहोगे बलबन। बलबन को ही उलुग खां भी कहा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद बच्चों, नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु 1266 में हुई, और 1266 में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका कोई आकस्मिक निधन हुआ था, तो इसलिए उसका कोई उत्तराधिकारी डिसाइड नहीं हुआ था, निर्धारित नहीं हुआ था। तो फिर बलबन 1266 में दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। तो क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद के बाद दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना गयासुद्दीन बलबन। और गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर 1287 तक शासक रहा। गयासुद्दीन, देखिए बलबन के सामने नाम के ऊपर लगता है गयासुद्दीन, ठीक है। वास्तविक नाम क्या था? तो वो था बाहुदीन, यानी गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम था बाहुदीन, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि क्या बलबन ऐसे ही बलबन बन गया था? क्या इतना पावरफुल जो बलबन था, क्या वो ऐसे ही बलबन बन गया? उसके पीछे तो उसने बड़ा स्ट्रगल किया है। वो कई शासकों के समय में महत्वपूर्ण पदों पर रहा है। जैसे देखिए, रजिया के समय में, ये 1236 से 1240 की बात है, तब रजिया के समय में वो अमीर शिकार रहा, यानी शिकार का व्यवस्थापक, ठीक है। अमीर आखुर यानी बहराम शाह के समय में 1240 से 1242 के समय में वो अमीर आखुर के पद पर रहा। अमीर आखुर यानी घोड़े विभाग का अध्यक्ष। और अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में वो अमीर हाजिब रहा। और आगे चलकर फिर नसीरुद्दीन के समय में वो नायाब रहा, यानी राजा का संरक्षक। नसीरुद्दीन महमूद के समय में वो राजा का संरक्षक रहा।
तो आपने देखा कि वो कहीं महत्वपूर्ण पदों पर रहता आ रहा था और वो शक्तिशाली हो चुका था, क्योंकि वो शासन के प्रमुख पदों पर रह चुका था। तो वो सारी कठिनाइयां शासन की जानता था और किस प्रकार अमीर सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, इससे भी वो अच्छी प्रकार से भली भांति परिचित था। तो ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है जी, देखिए बलबन जब शासक बना तो क्योंकि वो शासन की सारी षड्यंत्रों को से वाकिफ था, किस प्रकार तुर्कान चहलगानी ताकतवर होती जा रही थी और किस प्रकार वो सुल्तान को अंकुश लगाती जा रही थी, वो इससे अच्छी तरह से वाकिफ था। तो इसीलिए उसने क्या किया कि शासक बनते ही उसने सबसे पहले तुर्कान चहलगानी पर का अंत कर दिया। यानी जो 40 अमीरों का गुट, 40 अमीरों का जो गुट इल्तुतमिश ने बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था और बलबन ने उसे समाप्त कर दिया। अब 40 अमीरों का गुट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वो जानता था ये 40 अमीर का गुट जब तक रहेगा तब तक ये सुल्तान पर अंकुश लगाते रहेंगे, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहेंगे, क्योंकि वो खुद इसका मेंबर सदस्य रह चुका था। तो इसलिए उसने इसका अंत कर दिया। क्या बलबन ने कुछ सैनिक सुधार भी किए? जी हाँ, उसने एक विभाग बनाया था, सैनिक विभाग, जिसका नाम था सैनिक विभाग बनाया था बलबन ने, और उसका नाम था दीवान आरिज। क्वेश्चन आएगा पेपर में, दीवान आरिज क्या है? तो एक सैनिक विभाग है जिसका नाम था सेना के लिए भर्ती करना और उनको सेना को डिसिप्लिन सिखाना और सेना को ट्रेनिंग देना, ये सब सैनिकों से संबंधित विभाग था दीवान आरिज। इसकी स्थापना की थी बलबन ने। देखिए बलबन दैवीय राजत्व सिद्धांत की बात करें तो बलबन ये कहता है कि पैगंबर के बाद श्रेष्ठता क्रम में, पैगंबर के बाद श्रेष्ठता क्रम में, पैगंबर के बाद श्रेष्ठता क्रम में सुल्तान का ही स्थान आता है। यानी वो मानता है कि भाई ऊपर तो पैगंबर है और दूसरे बाद पैगंबर के बाद में जो श्रेष्ठता क्रम में स्थान आता है वो सुल्तान का आता है, वो ये मानता है। दूसरा वो ये मानता है सुल्तान ईश्वर की छाया है, सुल्तान ईश्वर की छाया, यानी जो सुल्तान है ना वो ईश्वर की छाया है, उसी का प्रतिरूप है जो, ठीक है। तो इस प्रकार वो दैवीय सिद्धांत, राजत्व सिद्धांत की, यानी ईश्वर ने ही उसे सुल्तान बनाकर भेजा है, वो ऐसा मानता था। ये है दैवीय राजत्व सिद्धांत। किससे संबंधित है? तो बलबन से। ठीक है जी। उसके बाद विरोधियों के विरुद्ध लोह रक्त की नीति अपनाई। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि बलबन जब शासक बना तो वो शासन की प्रमुख जो भी इस समय की व्यवस्था थी वो उससे अच्छी तरह से वाकिफ था। तो इसलिए उसने जिसने भी बलबन का विरोध किया उसके खिलाफ उसने लोह रक्त की नीति अपनाई, आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी अपनाई और उसने उसकी हत्या कर दी या करवा दी या जहर देके उसे मरवा दिया। यानी उसने विरोधियों को छोड़ा नहीं। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है। अब देखिए दरबारी कवि कौन थे, उसके दरबारी विद्वान कौन थे? तो उसके समय का पर मशहूर दरबारी इतिहासकार था अमीर खुसरो। अब अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों के साथ काम किया है, 7 सुल्तानों के साथ काम किया है अमीर खुसरो ने। और एक था अमीर हसन दहलवी, अमीर हसन दहलवी। तो एक अमीर हसन दहलवी थे जो उसके साथ में काम किया था। तो अगर 2 विद्वान पूछा जाए कि भाई अमीर खुसरो और अमीर हसन, अभी देखिए अमीर खुसरो को हम आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि अमीर खुसरो के बारे में जो क्वेश्चन आएंगे वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ इसको पढ़ लेंगे। तो उसके बारे में जो क्वेश्चन आते हैं कि तबले का आविष्कारक कौन है, वो सब हम वहाँ क्वेश्चन को कवर लेंगे। तोता हिंद किसे कहते हैं, तो सब क्वेश्चन आगे हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या बलबन ने कुछ फेस्टिवल भी शुरू किए थे? तो हाँ जी, एक क्वेश्चन फेस्टिवल है नौरोज पर्व। नौरोज पर्व की शुरुआत किसने की? तो बलबन ने की थी नौरोज पर्व की शुरुआत। ठीक है जी। अगर स्थापत्य कला की बात की जाए तो लाल महल का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, लाल महल का संबंध। तो लाल महल का संबंध है बलबन से। अब अगर प्रथाओं की बात की जाए तो उसने 2 प्रथाएं शुरू की थी, एक तो सिजदा और दूसरा पाबोस। यानी सिजदा और पाबोस नाम की प्रथाएं किसने प्रारंभ की?
सिजदा और पाबोस नाम की प्रथाएं बलबन ने शुरू की थी। सिजदा का अर्थ होता है सिजदा का अर्थ होता है घुटनों के बल बैठकर सर झुकाना, और पाबोस का अर्थ होता है सुल्तान के पैरों को चूमना। और इस प्रकार की जो प्रथाएं शुरू की, सिजदा सिर झुकाना, पाबोस मतलब पैरों को चूमना, इनको प्रारंभ किया था बलबन ने। ठीक है, तो अब इस जो स्लाइड पर है उन प्रश्नों को हम सही तरह से कवर कर लेते हैं। जैसे देखिए, बलबन, तुर्काने चहलगानी का अंत किसने किया? तो बलबन ने किया। सैनिक सुधार में दीवाने आरिज नाम के विभाग की स्थापना की किसने की? तो बलबन ने की। फिर राजत्व सिद्धांत किसने दिया? तो बलबन ने दिया। ठीक है, विरोधियों के खिलाफ लौह रक्त की नीति का अनुपालन किसने किया? तो बलबन ने किया। दरबारी विद्वान अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी किसके दरबार में थे? तो बलबन के दरबार में थे। नौरोज पर्व की शुरुआत किसने की? तो बलबन ने की। सिजदा और पाबोस नाम की प्रथाएं किसने चलाई? तो उसका आंसर भी है बलबन ने चलाई थी जी। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम। बलबन की मृत्यु के बाद में बलबन के दो पुत्र थे। पहले इसको समझते हैं कि बलबन के दो पुत्र थे। तो बलबन के दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था शहजादा महमूद। ये मंगोलों के आक्रमण का सामना करते हुए मारा गया। मंगोलों के आक्रमण का सामना करते समय मारा गया। यानी उसका एक बेटा था जिसका नाम था शहजादा महमूद, और वो मंगोलों के आक्रमण का सामना करते हुए उत्तर पश्चिम सीमा पर मारा गया। उसका एक दूसरा बेटा था बुगरा खां, और जो बुगरा खां था वो बंगाल में शासन कर रहा था उस समय पर। तो उसके लिए शासन ऑफर हुआ कि भाई तुम बन जाओ यहाँ का, दिल्ली सल्तनत ये दिल्ली है, तो ठीक है। तो लेकिन बुगरा खां क्योंकि बंगाल का शासक था, तो उसने ये इच्छा जताई कि मैं तो बंगाल में ही खुश हूं, मैं यहीं का शासक रहूंगा। उसके बाद में बुगरा खां का एक बेटा था जिसका नाम था कैकुबाद, और उसके बाद दूसरा बेटा था उसका बेटा था क्यूमर्स। कैकुबाद का बेटा था क्यूमर्स। तो बुगरा खां का बेटा कैकुबाद और कैकुबाद का बेटा क्यूमर्स। शहजादा महमूद की मंगोलों का आक्रमण का सामना करते हुए मृत्यु हो गई थी। उसका बेटा था कै खुसरो बेटा था, यानी उसका शहजादा महमूद का बेटा था कै खुसरो। अब विवाद यह हुआ कि बलबन चाहता था कि शहजादा महमूद का बेटा कै खुसरो शासक बने, यानी वो इसी को सुल्तान घोषित करके चला गया था। बलबन ये चाहता था कि जो शहजादा महमूद का पुत्र है यानी कै खुसरो वही शासक बने, इसी को वो अपना उत्तराधिकारी घोषित करके चला गया था। लेकिन जो अमीर थे वो ये चाहते थे, जो कुलीन लोग थे उस समय के, वो ये चाहते थे कि बुगरा खां का पुत्र, बुगरा खां तो खुद बंगाल में शासन करता है, उसने तो दिल्ली के शासन में इच्छा नहीं जताई, लेकिन उसका बेटा बुगरा खां का बेटा कैकुबाद, तो जो अमीर लोग थे वो कैकुबाद को सुल्तान बनाना चाहते थे, और उन्होंने वही किया। बलबन की मृत्यु के बाद में अमीरों ने बुगरा खां के बेटे कैकुबाद को सुल्तान बना दिया, और वो सुल्तान बना 1287 से लेकर 1290 तक 3 साल रहा। उसके बाद में शासक बना क्यूमर्स 1290 में शासक बना, और इसका जो नायाब था यानी इसका जो संरक्षक था वो था जलालुद्दीन खिलजी, और जलालुद्दीन खिलजी ने उसकी बाद में क्यूमर्स की हत्या करवा दी, और इस प्रकार से गुलाम वंश का अंत हुआ, और इसके बाद में खिलजी वंश की स्थापना हुई। यानी जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश के आखिरी शासक क्यूमर्स की हत्या करवाकर और खिलजी वंश की स्थापना की। और ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में।